काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन होने के बाद कि जो टोटल वर्क डन है किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा, कोई भी गति के अंदर अगर वस्तु होती है तो उसका सारा का सारा काम किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है एज ए काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमने ये बताया था कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ एम यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल, हमने उसका डेरिवेशन किया था। अब देख लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। हिंदी में अगर मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग एक ऐसी टर्म थी जिसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, जैसे कि ये है मार्कर, इसके पास कोई ना कोई द्रव्यमान मास तो होगा इसके पास, और जब इसको फेंकेंगे किसी भी टारगेट के ऊपर तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो एक टर्म मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आई थी जिसका नाम क्या था, संवेग यानी कि मोमेंटम, जिसको हमने साइंस में डिनोट किया था पी से। तो P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल था। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी आई थी हमारी वो किसके इक्वल थी, वो थी हाफ एम वी स्क्वायर की। अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन, मास से मल्टीप्लाई कर दूं और मास से ही डिवाइड कर दूं, तो यहाँ देखोगे कि 1/2 m 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ v स्क्वायर डिवाइड बाय m, और ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m v का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय m, और m v क्या है, मोमेंटम, तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है 1/2 p स्क्वायर बाय m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, संवेग के वर्ग से, यानी कि मोमेंटम के स्क्वायर के। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसका मोमेंटम जो है उसका क्या हो जाता है, उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, यानी कि वो इतना इंक्रीज होता है कि अगर उसको डबल कर दिया जाए तो अगर मोमेंटम डबल हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का अगर कंसेप्ट रिवाइज करना चाहे तो न्यूटन्स लॉ में भी हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम है, जो कोई भी क्रिकेटर है अगर उसको कोई भी बॉल जो है वो अगर कैच करनी है तो उसके लिए क्या करता है, वो उसके मोमेंटम को जीरो करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम देता है, और उसके लिए वो अपने हाथ जो पीछे की तरफ पुल करता है ताकि जो बॉल है जो इतनी स्पीड से आ रही है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो करने में कुछ ना कुछ टाइम उसे लगे, और जितना टाइम ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम लगेगी, यानी कि जो क्रिकेटर है उसके हाथों के अंदर उतना ही जो है बचाव होगा, यानी कि वो उसको कम हर्ट कर पाती, क्योंकि उसके पास इतना संवेग आ चुका है। किसकी वजह से आ चुका है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उस बॉल की मोशन की वजह से। क्या, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन भी पढ़ना जरूरी था। इसके बाद बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर प्लेस किया गया है तो हम ये मानते हैं कि उसने ना तो कोई वर्क डन किया है, ना ही उसके ऊपर कोई भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, यानी कि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई भी बॉक्स है या फिर कोई भी बुक है उसको अगर हम अपलिफ्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल है यहाँ प्रेजेंट है, हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे एटमोसफेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, गैसेस भी पार्टिकल से बने होते हैं, लिक्विड भी पार्टिकल से। तो जैसे ही किसी भी बॉक्स को हम ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते तो क्या करना होगा, वहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके अंदर मोशन होगी, यानी कि वो बॉक्स, जैसे कि ये हाथ है ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे यहाँ पर फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हुए कहाँ, ऊपर की तरफ। तो जब भी फोर्स लगता है और जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो वहाँ क्या होगा, कोई ना कोई तो कार्य हुआ होगा, कोई वर्क डन होता है। तो वो वर्क डन जो है वो स्टोर होता है इस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी कि वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। कि अगर किसी भी हाइट के ऊपर मान लिया कि ये बॉक्स यहाँ हमारे पास जमीन पर है और इसको इस हाइट तक यहाँ तक रख दिया, यहाँ से रखने के बाद अगर इसको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ एम वी स्क्वायर इसकी मोशन की वजह से। क्वेश्चन यहीं से उठता है कि इसके पास ये एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी को तो ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, फिर ये एनर्जी कहाँ से आई। तो यहाँ से कंसेप्ट उठ के आया था कि ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी से आई होगी जो कहाँ से अराइज हुई थी, इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक लेके आने में किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा था, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, अब वो डिराइव कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन के लिए हम एक बॉक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बॉक्स को जिसका मास m है उसको अपलिफ्ट करना है यहाँ इस सरफेस से, जिसका मास m है उसको किसी h हाइट तक हमें डिस्प्लेस करना है और यहाँ तक हमें उसको पुट करना है। हमें ये पता है कि जो वर्क डन है वो वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा है, किसी भी मास के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो क्या है, उसका वेट ही तो है, उसका भार है, जितना भी उसके अंदर भार होगा, कितना m इंटू जी, जहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मास के लिए अलग होगी, मून के लिए अलग होगी और अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है। तो ये जो मास इंटू ग्रेविटी है ये इसका वेट है, यही तो वो फोर्स है जो किसी भी बॉक्स के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। इसको जैसे यहाँ तक अपलिफ्ट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एफ, यानी फोर्स तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एच। जैसे यानी कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कौन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स है कौन सा, वो वेट है, वेट एक टाइप का फोर्स ही तो है। मास अलग टर्म है, मास स्केलर टर्म है जो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। तो ये फोर्स लगता है हमारा mg, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी मानी जाती है, यहाँ से ये काउंट होगी h कम्प्लीटली, कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, टोटल h डिस्प्लेसमेंट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, यानी कि जो वर्क डन करना पड़ा वो किस रूप में स्टोर होता है, यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, mg h, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मास अगर दे दिया और ये बता दिया कि वो कितनी हाइट तक डिस्प्लेस हो चुका है तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके बाद कि क्या क्वेश्चन आता है कि क्या ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो डिपेंड करती है कि इस बॉक्स को हम किस रास्ते से लेकर गए। जैसे कि एग्जांपल कि एक कोई भी कंपनी का जो बॉस है उसने बोल दिया कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर से लेके और थर्ड फ्लोर तक कोई सामान पहुँचना चाहिए, तो पहला जो वर्कर है उसने क्या किया कि उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ये बॉक्स जो है वो यहाँ तक पहुँचा दिया। सेकंड जो वर्कर था उसने क्या किया, उसने लिफ्ट का यूज़ करके यहाँ तक ये सामान पहुँचा दिया। थर्ड जो था उसने रस्सी के जरिए ये जो बॉक्स है वो ऊपर किसी बंदे से खिंचवा के और यहाँ पहुँचा दिया। अब बॉस को क्या चाहिए, सिर्फ उसका काम होना चाहिए, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि जो ये नीचे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया है, यानी कि कौन सा उसने पाथ सिलेक्ट किया है, सिर्फ उसका काम होने से मतलब होता है उसे। उसी तरह से ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि जो वर्क डन हुआ है किसी भी हाइट तक उसको डिस्प्लेस करने के लिए, उसके लिए चाहे कोई भी पाथ फॉलो किया गया हो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है तब जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है उसके पाथ के, यानी कि कोई भी पाथ से हम उसको लेके जा सकते हैं। यानी कि ये बॉक्स जो यहाँ तक लेके आने में हम इस तरह ले जाके इस तरह ले जाके ऐसे और फिर यहाँ तक भी पहुँचा सकते थे, फिर भी इसके पास सेम ही फॉर्मूला आता, वो क्या होता है mgh। सिर्फ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से उसको फर्क पड़ता है, मास चेंज होने पे ये चेंज हो सकता है। उसके बाद हम बताते हैं कि पावर किसे कहते हैं। पावर, दो बंदे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और एक जो है बिल्कुल कमज़ोर सा है। अगर उन्हें कोई काम दे दिया जाए तो उनमें से ज़्यादा इफिशिएंटली काम कौन कर सकता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कि वो कम समय में कार्य कर पाता है, यानी कि कम टाइम के अंदर वो वर्क अपना कर सकता है। यानी कि यहाँ से डिफाइन भी हो चुका है कि पावर किसे कहते हैं। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई कितने कम टाइम में कितना अच्छा काम कर सकता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा पावर मानी जाती है। यानी कि पावर कैसे डिफाइन होगी, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम दिए गए समय में कितना काम कर सकते हैं, हम कितना काम कर पाते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी पावर कहलाती है, यानी कि उसकी शक्ति कहलाती है। अब इसकी यूनिट अगर पूछे कि पावर की जो यूनिट है वो क्या होगी, तो पावर सबसे पहले तो हमने डिफाइन कर दिया क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि हमने एनर्जी डिफाइन की थी, क्या थी एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की क्षमता तो ऊर्जा कहलाती है, और किसी काम को हम किस दर से कर रहे हैं, किस दिए गए समय में कितना काम कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब देखो, यानी कि कार्य करने की क्षमता बाय कुल समय, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क की डायमेंशन, वर्क की यूनिट हमें पता है कितनी, वर्क की क्या यूनिट होगी, जूल, और टाइम के लिए क्या होगी, सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो है इसकी यूनिट होगी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं कि जूल पर सेकंड को क्या लिखा जाता है, तो ये होगा 1 वोट के इक्वल। सुना होगा कोई भी जो बल्ब है वो कितने पावर का है, पावर का मतलब उससे क्या पूछी जा रही है कि वो किसी दिए गए टाइम के अंदर कितना
कार्य कर सकता है। यानी बल्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब वो है कि वो 1 सेकंड के अंदर कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, कितनी ऊष्मा दे सकता है, तो वो क्या है, उसकी पावर है। और लिखा भी होता है कि 10 वोट पावर, 10 वोट का बल्ब है, 20 वोट का बल्ब है, ये सुना होगा। तो जो वोट है वो किसकी यूनिट होगी, पावर की यूनिट होगी। इसमें एक कमर्शियल यूनिट जो हम यूज करते हैं वो है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो 1000 एंड आवर को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड में किसका यूज करते हैं, 60 तो मिनट के लिए और 60 सेकंड के लिए। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 3600, 3 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, टोटल कितनी 5 जीरो हो जाती है, और इतना टोटल जूल ये निकल के आता है। यानी कि 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये एक्सपोनेंट यूज करके हमने इसको 10⁻6 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इसकी कमर्शियल यूनिट भी पूछी जा सकती है कि 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। तो वर्क एनर्जी के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कहता है कि एक कार है, जिस कार दी गई है जिसका मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम और वो चलती है किस स्पीड के साथ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है। हमें ये बताना है कि उस कार को रोकने के लिए हमें उसके ऊपर कितना कार्य करना होगा। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी कार अगर मोशन में होगी यानी कि उसके पास खुद की क्या होगी, स्पीड होगी। जब वो स्पीड से चलती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। यानी कि उसकी गति की वजह से उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। अब यानी कि हमें अगर उसके ऊपर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चीज़ सोल्व करनी होगी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, क्योंकि हमने जितना भी कार्य किया उसके ऊपर वो किस रूप में स्टोर होगा उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हमें गिवन है मास ऑफ कार, कितना दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। उसके बाद स्पीड ऑफ कार हमें दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ये पता है कि जब भी हम एसआई यूनिट यूज करते हैं तो हमें कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, मीटर और सेकंड के अंदर। ये वाला जो मास है ये तो किलोग्राम के अंदर है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसआई यूनिट में हम किलोग्राम यूज करते हैं। वही स्पीड की बात करें तो यहाँ किलोग्राम प्रति आवर प्रति घंटा है, यानी कि इसे हमें कन्वर्ट करने की नीड है। हमें चाहिए एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि इस किलोमीटर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो इसके लिए 1000 से इसके मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60, यानी कि ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से 60 से 60 कैंसिल आउट होके ये 0 इससे कट के 100/60 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाती है, इसकी स्पीड आ जाती है। अब हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो जो वर्क डन है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ था, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 12mv²। तो हमें मास गिवन था कितना, 1500 इंटू जो इसकी स्पीड जो आई थी वो कितनी है 100/6, 2 टाइम्स अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है, सेकेंड न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। हमें एक बॉल दी गई है जिसका मास जो है वो सिर्फ 100 ग्राम है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमें गिवन है, कितनी है 20 जूल। हमें फाइंड आउट करना है कि उस बॉल के पास कितनी स्पीड होगी, यानी कि हमें उसकी जो बॉल है उसकी हमें चाल निकालनी है। तो हमें दिया गया है यहाँ काइनेटिक एनर्जी। हम इतना जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, 12mv² के, यानी कि 1/2 m इंटू v²। हमें दिया गया है मास, हमें पता है कि जूल में अगर दिया गया यानी कि वो उसकी एसआई यूनिट होगी। एसआई यूनिट के लिए हमें कन्वर्ट करना होगा मास जो गिवन है उसे किलोग्राम के अंदर, यानी कि सबसे पहले हमें यूनिट्स जो है वो बदलनी होगी। 100 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना होगा किलो के अंदर, तो किलो के अंदर जब कन्वर्ट करना होगा ग्राम को तो हमें डिवाइड करना होगा 1000 के साथ, और ये हमारे पास निकल के आता है 0.1 kg।
उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, मास भी हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है v। यानी कि हमारे पास 3 चीज़ें नोन है और एक चीज़ जो है वो अननोन है। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास वो अननोन भी निकल आएगा। ये गिवन है 20 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास गिवन है 0.1 इंटू वी स्क्वेयर। ये हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। यहाँ से ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड के अंदर आ गया वी स्क्वेयर। जैसे इसका जो डेसिमल है वो अगर हम रिमूव करते हैं तो ये ऊपर इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देता है तो वी स्क्वेयर। यानी कि हमारे पास जो वी है अगर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट अप्लाई किया जाता है तो अंडर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू वी, यानी कि हमारे पास आंसर निकल के आता है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ये यूनिट नहीं लगाते तो यहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है वो किस में मेजर की जाती है, मीटर पर सेकेंड के अंदर। यानी कि वो जो बॉल है जिसका मास 100 ग्राम था वो उसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है तो इसका मतलब वो कितनी स्पीड से चल रही होगी, 1 सेकेंड में वो 20 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही होगी। थर्ड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होते हैं। हमारे पास दिया गया है एक बल्ब, उस बल्ब की जो है पावर बताई गई है कि एक बल्ब जो है वो 100 वोल्ट का बल्ब है और उसे ग्लो करवाया जाता है कितने टाइम तक, 2 आवर तक, यानी कि 2 घंटे तक कोई 100 वाट का जो बल्ब है वो जलता रहता है। हमें ये बताना है कि उसके द्वारा कितनी जो एनर्जी है वो कंज्यूम की गई है, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसी के बाद तो वो ग्लो कर पाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हमारी हो जाती हीट एनर्जी के अंदर, और जो हीट एनर्जी है उसी की वजह से जो बल्ब है वो ग्लो कर पाता है। यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकाली, हमें इतना पता है कि जो पावर है वो किसके इक्वल होगी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो पावर हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है वर्क का मतलब कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उतना ही तो काम कर पाता है। जैसे कि हम जितनी भी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे, यानी जितना फूड इनटेक करेंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उतना ही हम काम कर पाएंगे। उसी तरह से जो ये बल्ब एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही तो ये वर्क कर पाएगा। तो हमें वर्क फाइंड आउट करना है, हमें टाइम गिवन है 2 आवर। फिर वही कि जो वॉट है वो तो ऐसा यूनिट है, यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इस टाइम को किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करना होगा 2 आवर्स, 2 आवर्स से सेकंड के अंदर, तो 2 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो कन्वर्ट होने के बाद 6 इंटू 2 12 एंड 12 इंटू 6 बेहतर है, तो 7200 सेकेंड निकल कर आता है। पावर जो है वो गिवन है कितनी, 100 वोल्ट। तो यानी कि हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब, एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल होगा, पावर इनटू टाइम। पावर गिवन है 100, उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास निकल के आता है जूल। यानी कि कोई भी बल्ब जो कि 100 वोल्ट का है, अगर उसको 2 घंटे तक जलाया जाए यानी ऑन किया जाए तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर चुका होगा, ये हमारे पास 7,20,000 जूल की एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर चुका होगा। के साथ चलते हम, ये कहा गया है कि एक मास है 1 kg का और उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट किया गया है। अब हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट किया जाता है तो जो वर्क डन होगा वो उसके अंदर स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर वो संग्रहित होने वाला है। उसके बाद दिया गया है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है, 980 जूल की एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। यानी कि इनडायरेक्टली हमें दिया गया है कि ये क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो उस बॉक्स ने अटेन की है जब उसको किसी एच हाइट तक अपलिफ्ट किया गया है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम करके वो किस हाइट तक वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता चल गई कि कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी जो किसके इक्वल होती है, mgh की इक्वल होती है। अगर m कोई मास गिवन है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h किसी h हाइट तक अगर उसे अपलिफ्ट किया जाता है। ये दी गई है 980 जूल, वो इज इक्वल्स टू होगा मास के, मास हमें गिवन है 1 kg, तो 1 इंटू जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है अर्थ के सरफेस पे जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वहाँ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी 9.8 इंटू एच हमें गिवन नहीं है, यानी कि एक अननोन हमारे पास है वो हमें निकालना होगा। 1 यहाँ आकर
डिवाइड में हो जाता है, और 9.8 भी यहाँ अगर डिवाइड में अगर हो गया 9.8 या डिवीजन में चला गया, तो हमारे पास ये हाइट निकल कर आती है। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये डेसिमल हटके ये यहाँ ऊपर इसको एक ज़ीरो और प्रोवाइड कर देगा, यानी कि 98। इसको कट करने के बाद 98 से पूरा 100 मीटर की हाइट तक ये अपलिफ्ट होगा। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास मास है जो कि 1 kg का है, अगर उसको 100 मीटर की हाइट तक अगर उठाया जाए तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? 980 जूल की एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है।